नमस्कार दोस्तों। तो बांग्लादेश में जो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई है मोहम्मद यूनुस के अंडर में, उस गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, जिसमें से दो प्रमुख आरोप ये हैं कि जो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के साथ और ख़ास तौर से हिंदूज़ के साथ में हिंसा हो रही है। इतने दिन हो गए सरकार बने हुए, लेकिन वो हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है और उसके लिए जो ज़रूरी स्टेप्स हैं वो मोहम्मद यूनुस की सरकार उठा ही नहीं रही है। और दूसरा जो सबसे बड़ा आरोप ये लग रहा है मोहम्मद यूनुस की सरकार पर कि जो मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट है बांग्लादेश के अंदर में, जितने भी टेररिस्ट आउटफिट्स जो कि बांग्लादेश में एक टाइम पर बहुत एक्टिव हुआ करते थे, साल 2009 में शेख हसीना जी की सरकार आने के बाद उनके ऊपर सीरियस क्रैकडाउन किए गए। उनके जो आका लोग थे सबको जेल में डाला गया और इसमें कई सारे जो आतंकवादी हैं वो जेल में बंद हुए। इसी सिलसिले में उन सबको धीरे धीरे करके वो सारे मिलिटेंट्स को एक एक करके छोड़ा जा रहा है। इवन जो बड़े बड़े लीडर्स जो हुआ करते थे, जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे, मर्डर के चार्जेस थे, तमाम ऐसे चार्जेस थे, उन सबको भी धीरे धीरे जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है वो उनको छोड़ते जा रही है। जो ऑर्गेनाइजेशंस को बैन किया गया था, उस जमाते इस्लामी का नाम आप ले लीजिए, ऐसे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को बैन किया गया था उनके ऊपर से बैन भी हटाया जा रहा है और उनको खुली छूट दी जा रही है उपद्रव करने के लिए बांग्लादेश के अंदर में। और ये इसी कड़ी में खबर ये आई है कि बांग्लादेश ने जो अलकायदा का टेररिस्ट ग्रुप अलकायदा का एक एफिलिएटेड टेररिस्ट आउटफिट था बांग्लादेश में बहुत लंबे समय से, जो काफ़ी एक्टिव था, जिसका नाम था अंसार उल्लाह बांग्लादेश टीम, वो उसका जो सबसे टॉप मोस्ट आतंकवादी था, उसका जो टॉप मोस्ट टेररिस्ट था जिसका नाम था जशीमुद्दीन रहमानी, उसको अब बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने रिहा कर दिया है। और ये जशीमुद्दीन रहमानी की अगर बात करें तो इसके ऊपर कईयों केसेस हैं बांग्लादेश के अंदर में। ये बेसिकली एक इस्लामिक प्रीचर था और ये अपने इस्लामिक स्पीचेस द्वारा जो है यूथ्स को रेडिकलाइज करता था। इसके ऊपर ये आरोप था और ये आरोप सिद्ध भी हुए हैं। और इसकी स्पीचेस की वजह से कई सारे यूथ जो है बांग्लादेश का वो रेडिकलाइज होकर के उसने कई बड़े बड़े मर्डर किए, जिसमें एक ब्लॉगर का 2013 का जो केस है वो बहुत फेमस हुआ था कि उस ब्लॉगर की उसमें हत्या कर दी गई थी, सिर्फ इस वजह से कि बांग्लादेश जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का है, वो किसी माइनॉरिटी का नहीं है और जो भी इस तरीके की सेकुलर बात करेगा उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो एक तो जशीमुद्दीन रहमानी को रिहा कर दिया गया है और जशीमुद्दीन रहमानी जो है वो अंसारुल्लाह बांग्ला टीम का, अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के ऊपर बैन लगा दिया गया था इसी वजह से 2015 में, क्योंकि ये अलकायदा लिंक्ड बहुत टेररिज्म जो है वो बांग्लादेश में देखने को मिला था इस ऑर्गेनाइजेशन के बाद। अभी मैं आपको इसका उदय भी बता दूंगा। तो शेख हसीना की सरकार ने पहली बार इनके ऊपर स्टेप लिया था 2009 के बाद में। अगर आप बांग्लादेश का इतिहास देखोगे तो 2009 के पहले आप देखिए मेजर टेररिस्ट अटैक बांग्लादेश के अंदर में हुए, लेकिन ये अटैक्स 2009 के बाद कम होते चले गए शेख हसीना की सरकार आने के बाद, क्योंकि शेख हसीना की जो सरकार थी वो एक सेकुलर काइंड ऑफ गवर्नमेंट थी और उसकी वजह से ये आपको कम देखने को मिला उनकी गवर्नमेंट के बाद, क्योंकि उन्होंने बहुत सीरियस क्रैकडाउन किया। उसके अलावा रहमानी को तो छोड़ा ही छोड़ा, उसके अलावा आपको पता है कि बेगम खालिदा जिया जो कि बीएनपी पार्टी की चीफ है और अपोजिशन जो कि सबसे बड़ा अपोजिशन शेख हसीना का था पूरे बांग्लादेश के अंदर में, उनको भी रिलीज़ कर दिया गया। उनके साथ साथ जो बीएनपी के बड़े बड़े और लीडर्स थे उनको भी रिलीज़ कर दिया गया। अब ये खालिदा जिया वही हैं जिनको ऐसा लगता है कि भारत ने इनके हस्बैंड को मार दिया था, जो पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा एक टाइम पर एक्टिव हुआ करते थे और उनका भी असैसिनेशन हो गया था। और कहते हैं कि इन्हीं खालिदा जिया के जो फादर जो हस्बैंड थे उनका हाथ था मुझसे शेख मुजीबुर रहमान के असैसिनेशन में। तो इस तरीके की पूरी पॉलिटिक्स कनेक्टेड चली आ रही है और शेख खालिदा जिया इज़ अ वेरी एंटी इंडिया लीडर। और इंडिया में चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे मोदी गवर्नमेंट हो, चाहे कोई और गवर्नमेंट आए, उनको सबसे प्रॉब्लम है, मतलब पूरी इंडिया एज अ कंट्री से ही उनको प्रॉब्लम है। उनको भी अभी जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है उन्होंने रिलीज़ कर दिया है। अब अगर बात करें टेररिज्म का कि कैसे टेररिज्म शुरू होता है बांग्लादेश में और ये अंसार उल्लाह बांग्ला टीम कौन है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस कैसे वहाँ पर आए, तो सबसे पहले कहा जाता है, जो एनालिस्ट बताते हैं कि बांग्लादेश में कई सारे जो यंग लड़के थे, कम से कम 3-4 हज़ार लड़कों को जुटाया गया इन इस्लामिस्ट प्रीचर्स द्वारा और इनको भड़काया गया, उनको रेडिकलाइज किया गया और उसके बाद उनको अफगानिस्तान लेके गया जहाँ पर उनकी बाकायदे ट्रेनिंग हुई और उन लड़कों ने तालिबान के साथ मिल करके यूएस और नेटो फोर्सेस के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी और बहुत सारे उसमें लड़के मारे गए। जो बचे कुचे थे वो सारे बांग्लादेश में वापस आए और यहीं से बांग्लादेश में एक वायलेंट एक्सट्रीमिज़म का आपको शुरुआत दिखेगी। मैं बात कर रहा हूँ वक्त की 1990 का समय उठाओ आप और उससे 2000 तक का जो समय है, ये
समय अफ़गानिस्तान में भी बहुत वायलेंस रहा है इस समय में, और यही वायलेंस जो है वो बढ़ करके आप देखो कि यहाँ पर बांग्लादेश तक भी पहुँचा है। और बांग्लादेश में जितनी टेररिस्ट आउटफिट बनी है वो इसी पीरियड के दौरान बनी है। उस समय पर अगर चार कहें तो सबसे ज़्यादा तीन अगर कहें, जो तीन मोस्टली सबसे बड़ी बड़ी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस उस टाइम पर बनी थी, जिनमें से एक बहुत फेमस है हरकत उल जिहाद अल इस्लामी बांग्लादेश, हुजी के नाम से जिसको जाना जाता है। ये हरकत उल इस्लाम जिहाद अल इस्लामी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये भारत में भी बहुत एक्टिव है, और मल्लापुरम केरला के अंदर में जो है वहाँ पर वो इसका एक समय पर गढ़ हुआ करता था। उसके बाद इसका गढ़ हुआ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सब जगहों पर इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था इस ऑर्गेनाइजेशन का। हालांकि अब तो इसके ऊपर बहुत सीरियस क्रैकडाउन किया गया है। तो इसी समय पर यह ऑर्गेनाइजेशन बांग्लादेश में 1992 में फॉर्म की गई थी, हरकतुल इस्लाम जिहाद अल इस्लामी। और उसके अलावा जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश बनाया गया था। जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश जो बांग्लादेश वर्जन है, इसी का सेम एक इंडिया वर्जन भी है जमातुल मुजाहिदीन का। तो इस तरीके से इनका नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग है। और ये ऑर्गेनाइजेशन सारी जो हैं ये सब अलकायदा एफिलिएटेड कहीं ना कहीं से ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं बांग्लादेश के अंदर में, और मेजर टेररिस्ट अटैक 92 के बाद आपको देखने को मिलेंगे। 98 2000 आते आते ये टेररिस्ट अटैक इतना ज़्यादा उपद्रव हो चुका था बांग्लादेश में कि जो सेकुलर लोग थे, जो नॉर्मल माइनॉरिटी कम्युनिटीज से आने वाले लोग थे, उनके साथ बहुत गलत अपराध वहाँ पर होने, अपराधों की घटना आपको काफ़ी सुनने को मिलेगी। चाहे वो टेम्पल में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हो, या हॉस्पिटल के पास गन फायर वाली इंसिडेंट हुआ हो, या कैफ़े में, एक कैफ़े था बांग्लादेश के अंदर में जहाँ पर जिसको कब्ज़े में ले लिया गया था, और वहाँ से चुन चुन के जो दूसरे माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग थे उनको चुन चुन कर मार दिया गया। सिर्फ उन लोग को छोड़ा गया जो मुसलमान थे, उनको छोड़ दिया उन टेररिस्ट लोगों ने, और बाकी सबको पकड़ के वहाँ पर गोली मार दी गई थी। ये एक बहुत फेमस घटना हुई थी, जिसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश की जो सरकार थी उसके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ा था कि आप इन ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ कुछ काम करिए। तो फाइनली 2009 में जब शेख हसीना जी की सरकार आती है, तो ये सरकार के आने के बाद एक एक्ट आता है बांग्लादेश के अंदर में, एंटी टेररिज्म एक्ट 2009, एंटी टेररिज्म एक्ट ऑफ बांग्लादेश 2009। और इस एक्ट के बाद जो शेख हसीना की सरकार थी उसने सीरियस क्रैकडाउन किया, जिसकी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशंस के जो चीफ थे उनको उठा करके जेल में डालना शुरू कर दिया गया। तो कई सारे तो देश छोड़ करके भाग गए, कई सारे अफगानिस्तान और इस सब जगह पर भाग गए, और कई सारे जो हैं उनको जेल में डाल दिया गया। तो उसके बाद अलकायदा ने क्या किया कि इसी अपने मूवमेंट को और आगे बढ़ाने के लिए दो ऑर्गेनाइजेशन और बनाई, और उन दो ऑर्गेनाइजेशन में से एक ये थी अंसारुल्लाह बांग्ला टीम, और दूसरी एक ऑर्गेनाइजेशन थी अंसार अल इस्लाम। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम काफ़ी एक्टिव है। 2013 में फॉर्म हुई थी ये ऑर्गेनाइजेशन और आज तक एक्टिव है। और उसके बाद 2013 के बाद ये इस्लामिक प्रीचर जिसका नाम मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जिसका नाम था जश्मुद्दीन रहमानी। ये जश्मुद्दीन रहमानी जो है वो अपनी इस्लामिक स्पीच के द्वारा यूथ को रेडिकलाइज करता था, और उस जश्मुद्दीन रहमानी की वजह से कई सारी मर्डर्स होने शुरू हुए। 2013 में एक हुआ, 2015 में एक हुआ, उसके बाद इसको जेल में ही सज़ा हुई, और इस अंसारुल्लाह बांग्ला टीम को भी, इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया गया। तो अब मोहम्मद यूनुस की सरकार ने उसी को रिलीज़ कर दिया। तो ये सिर्फ बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, जब बांग्लादेश के हिंदूज़ के लिए सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो इंडिया के लिए भी है, क्योंकि ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस का एक ऑफशूट जो है वो इंडिया में भी रहा है, इंडिया में भी इनके स्लीपर सेल्स रहे हैं। और ये जो लोग हैं ये काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, तो इनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है। तो ऐसा अगर कोई आदमी छूटता है तो आप समझिए कि भारत के लिए भी बहुत दिक्कत की बात है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, बांग्लादेश में टेररिज्म की शुरुआत और ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गए होंगे। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ने अब आपके लिए राहें काफ़ी आसान कर दी हैं। अनअकैडमी ने जिस यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन में आपके 1.5-2 लाख रुपए खर्च होते हैं, अनअकैडमी ने उसमें बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप करके उस प्राइस को सिर्फ और सिर्फ 24,999 कर दिया है। मतलब इस कोर्स फीस में आपको इंडिया की टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ाएंगी। इसमें आपको 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगा, आप जितने मेंस के आंसर्स लिखते हो उनका इवैल्यूएशन भी होगा, और मतलब एक कंप्लीट पैकेज है ये। इसमें जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सारा कुछ इसमें इन्वॉल्व रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 24,999 में। तो अगर आप इस डिस्काउंटेड प्राइस में, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये ऑफ़र जो है वो सिर्फ आज के लिए ही वैलिड है,
कल से ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा, तो वो जो ओरिजिनल प्राइस है उस पर आपको लेना पड़ेगा। तो अगर आप इस डिस्काउंटेड प्राइस पर हमारे कोर्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप APYT10 यूज़ करना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।